रात की तारीकी में जब साए लंबे होने लगते हैं तब एक ऐसा चेहरा सामने आता है जिसे देखकर मौत भी रास्ता बदल दे। क्या ये कोई इंसान है या कोई बदरू? अली इमरान की जहानत का इम्तिहान शुरू होने वाला है, क्योंकि इस बार दुश्मन कोई आम मुजरिम नहीं, एक भयानक आदमी है। रोशी उसे बहुत देर से देख रही थी। वो सरे शामी होटल में दाखिल हुआ था और अब 7 बज रहे थे। समुंदर की तरफ से आने वाली हवाएं कुछ बोझल सी हो गई थी। जब वो होटल में दाखिल हुआ तो रोशी की मेज़ के अलावा सारी मेज़ें खाली पड़ी थीं। लेकिन अब होटल में तिल धरने की भी जगह नहीं थी। वो एक खूबसूरत और जामा खेज नौजवान था, लेकिन ये कोई ऐसी खास बात नहीं थी जिसकी बिना पर रोशी उसकी तरफ मुतवज्जा हो जाती। इसी होटल में उसने अब तक पहले दर्जनों खूबसूरत आदमियों के साथ सैकड़ों रातें गुजारी थीं। उसकी वो हिस्स कवि की फना हो चुकी थी, जो सिन्फे कवि की तरफ मुतवज्जा करने पर उकसाती है। रोशी एक एंग्लो बर्मीज औरत थी। कभी लड़की भी रही होगी, लेकिन अब ये बहुत पुरानी बात हो चुकी थी। ये उस वक्त की बात है जब सिंगापुर पर जापानियों ने बमबारी की थी। जिधर जिसके सींग समाये थे भाग निकला था। रोशी 14 साल की एक लड़की थी। उसका बाप सिंगापुर का एक बहुत बड़ा ताजिर था, लेकिन बहुत बड़े ताजिर की बेटी होने का ये मतलब तो नहीं कि रोशी 3 दिन के फाके के बाद एक कप चाय के एवज लड़की से औरत ना बन जाती। हो सकता है कि उसके बाप को एक कप चाय भी मुयस्सर ना आई हो, क्योंकि उसमें लड़की से औरत बनने की सलाहियत तो थी ही नहीं। बहरहाल रोशी उसके अंजाम से आज भी नावाकिफ थी। अब वो एक 25 साल की पुख्ता औरत थी, लेकिन 11 साल कबल की रोशी नहीं थी। चाय का वो कप उसे आज भी याद था। वो अब तक ऐसे दर्जनों आदमियों को एक एक कप चाय के लिए मोहताज कर चुकी थी। अब उसके पास एक उम्दा सा आरामदेह फ्लैट था। दुनिया की सारी आसाइशें मुयस्सर थीं। उसे यकीन था कि अब वो कभी फाके ना करेगी। ये होटल उसके कारोबार के लिए बहुत मौजूद था। वो ज़्यादातर रातें यही गुजारती। ये होटल कारोबार के लिए यूं मुनासिब था कि बंदरगाह यहाँ से करीब थी और दिन रात यहाँ गैर मुल्कियों का तार बंदा रहता था, जिसमें ज़्यादातर सफ़ेद नस्ल के लोग होते थे। ये होटल चलता भी उन्हीं के दम से था, वरना आम शहरी इधर का रुख कभी नहीं करते थे। मगर रोशी इस बिना पर भी इस नौजवान में दिलचस्पी नहीं ले रही थी कि वो कोई जहाज़रां नहीं था। बात दरअसल ये थी कि वो जब आया था, कदम कदम पर उसे हमाकतें सरजद हो रही थीं। जैसे ही वेटर ने पेशानी तक हाथ ले जाकर उसे सलाम किया, उस होटल के सारे वेटर आने वाले ग्राहकों को सलाम करना ज़रूरी ख्याल करते थे, ख्वाह वो नए हों ख्वाह पुराने। उसने भी बाकायदा तौर पर न सिर्फ उनके सलाम का जवाब दिया, बल्कि मुअद्दबाना अंदाज में खड़े होकर उससे मुसाफिया भी करने लगा। काफ़ी देर तक उसके बाल बच्चों की खैरियत पूछता रहा। फिर उसने चाय मंगवाई। खामोश बैठा रहा, हत्ता कि चाय ठंडी हो गई। फिर एक घोंट लेकर बुरा सा मुंह बनाने के बाद उसने चाय वापस करके कॉफ़ी का ऑर्डर दिया। कॉफ़ी शायद ठंडी चाय से ज़्यादा बदमज़ा मालूम हुई। उसने कुछ इस किस्म का मुंह बनाया जैसे उबकाई रोक रहा हो। फिर उसने कॉफ़ी भी वापस कर दी और पै दर पे ठंडे पानी के कई गिलास चढ़ा गया। अंधेरा फैल गया और होटल में बरकी कुमकुमे रोशन हो गए, लेकिन उस अहमक नौजवान ने शायद वहां से ना उठने की कसम खा ली थी। रोशी की दिलचस्पी बढ़ती रही। वो भी अपनी जगह पर जम सी गई थी। रात के खाने का वक्त होने से कबल ही मेज़ पोश तब्दील कर दिए गए थे और मेज़ों पर तरोताज़ा फूलों के गुलदानों के साथ ही ऐसे गिलास भी रखे गए जिनमें नैपकिन उड़से हुए थे। उस बेवकूफ़ नौजवान ने अपनी कुर्सी पीछे खिसका ली थी। एक वेटर उसकी मेज़ भी दुरुस्त कर रहा था। वेटर के हटते ही वो एक गुलाब का फूल गुलदान से निकालकर सूंघने लगा। वो ख्यालात में खोया हुआ सा मालूम हो रहा था। उसने एक बार भी अपने गिरदोपेश नज़र डालने की जहमत नहीं गवारा की थी। शायद वो वहां खुद को तन्हा महसूस कर रहा था। रोशी उसे देखती रही। अब वो ना जाने क्यों उसमें खास किस्म की कशिश महसूस करने लगी थी। उसने कई बार वहां से उठना भी चाहा, लेकिन कामयाब ना हुई। इतने में खाने का वक्त हो गया। उस नौजवान ने खाने का ऑर्डर दिया। फूल अभी तक उसकी चुटकी में दबा हुआ था, जिसे वो कभी सूंघने लगता और कभी आंखें बंद करके इस तरह उसे गाल सहलाने लगता जैसे ज़रूरतन ऐसा कर रहा हो। खाना मेज़ पर चुन दिया गया, लेकिन वह बदस्तूर बेहिस हरकत बैठा रहा। वह अब भी कुछ सोच रहा था और ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वेटर के आने और खाने की मौजूदगी का उसे इल्म ही ना हो। रोशी अब भी उसे देख रही थी। अचानक उसने देखा कि वो गुलाब का फूल शोरबे में डुबो रहा है और फिर वो इसे चबा भी गया। लेकिन दूसरे ही लम्हा में उसने इतना बुरा सा मुंह बनाया कि रोशी को बेसाख्ता हंसी आ गई। उसके मुंह से कुचले हुए फूल के टुकड़े फिसल फिसल कर गिर रहे थे। बॉय, उसने रो देने के से अंदाज में वेटर को आवाज दी। कई लोग चौंक कर उसे घूरने लगे। डाइनिंग हॉल अब काफी आबाद हो चुका था। शायद 5 मेजें खाली होंगी, सब चौपट। उसने वेटर से गुलूगीर आवाज में कहा, सब ले जाओ, बिल लाओ।
बात क्या है जनाब? वेटर ने मुअद्दबाना पूछा। बात कुछ नहीं, सब मुकद्दर की खराबी है। आज किसी चीज में भी मजा नहीं मिल रहा। नौजवान ने मस्कीन सूरत बनाकर कहा। बिल लाओ। वेटर बर्तन समेटकर वापस चला गया, लेकिन उसे वापस आने में देर नहीं लगी। नौजवान ने तश्तरी में रखे हुए पर्चे पर नजर डाली और अपनी जेब में टटोलने लगा। फिर देखते ही देखते उसकी जेबों से नोटों की कई गड्डियां निकल आईं, जिन्हें वो मेज पर डालता हुआ उठ खड़ा हुआ। अब वो अपनी अंदरूनी जेबें टटोल रहा था। आखिर उसने एक खुली हुई गड्डी निकाली और उसमें से 100 का एक नोट खींचकर तश्तरी में रख दिया। रोशी की आंखें हैरत से फैल गई थीं और वो नौजवान बड़ी लापरवाही से मेज पर पड़ी हुई नोटों की गड्डियों को कोट की जेबों में ठूंस रहा था। रोशी ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। उसने देखा कि डाइनिंग हॉल के सारे लोग इस अहमक को पूरी तरह घूर रहे हैं। उसे वहां कुछ बुरे लोग भी दिखाई दिए जो ललचाई हुई नजरों से उसे देख रहे थे। रोशी अपनी जगह से उठी और आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई उस अहमक की मेज के करीब पहुंच गई। वह जानती थी कि उसका क्या हश्र होने वाला है। डाइनिंग हॉल के बाद दूसरे कमरे में बहुत आला पैमाने पर जुआ होता था। वो जानती थी कि अभी 2-3 दलाल उसे घेर कर उस कमरे में ले जाएंगे और वो चंद घंटों के अंदर ही कौड़ी कौड़ी को मोहताज हो जाएगा। कहो, तोते अच्छे तो हो? रोशी ने नौजवान के शाने पर हाथ रखकर इतने बेतकल्लुफाना अंदाज में कहा जैसे वो ना सिर्फ उससे वाकिफ हो बल्कि दोनों गहरे दोस्त भी हों। नौजवान चौंक कर उसे अहमकों की तरह देखने लगा। उसके होंठ खुले हुए थे और आंखें हैरत से फैल गई थीं। अब तुम कहोगे कि मैंने तुम्हें पहचाना ही नहीं, रोशी ठिलाकर बोली और कुर्सी खींच कर बैठ गई। दूसरी तरफ कमार खाने के दलाल एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। आहा, क्या तुम्हें बोलना नहीं आता? रोशी फिर बोली। मैं वो नौजवान हकलाक रह गया। तुम शायद पागल हो। वो मेज पर कोहनियां टेक कर आगे झुकती हुई आहिस्ता से बोली। इस खतरनाक इलाके में अपनी अमारत जताते फिरने का यही मतलब हो सकता है। खतरनाक इलाका? नौजवान आंखें फाड़कर कुर्सी की पुश्त से टिक गया। हाँ मेरे तोते, क्या तुम पहली बार यहाँ आए हो? नौजवान ने इस बात में सर हिला दिया। क्यों आए हो? उसने यहीं मिलने का वादा किया था, नौजवान ने शर्मा कर कहा। किसने? क्या कोई लड़की है? नौजवान ने फिर सर हिला दिया, लेकिन इस बार उसने शर्म के मारे उससे आंखें नहीं मिलाईं। वो किसी ऐसी कमारी लड़की की तरह ले जा रहा था जिसके सामने उसकी शादी का तज़किरा छेड़ दिया गया हो। रोशी ने उस पर तरहम आमेज नजर डाली। अगर उसने यहां मिलने का वादा किया था तो वो कोई अच्छी लड़की नहीं हो सकती। क्यों? नौजवान चौंक कर बोला। लेकिन ये तो बताओ कि तुम इतने रुपए क्यों साथ लिए फिर रहे हो? रोशी ने उसके सवाल को नजरअंदाज करते हुए पूछा। जब तक इतनी ही रकम मेरी जेब में ना हो मैं घर से बाहर नहीं निकलता। अचानक एक दलाल ने रोशी को इशारा किया। गालिबन इस इशारे का यही मतलब था कि इसे कमार खाने ले चलो, लेकिन रोशी ने उसकी तरफ से मुंह फेर लिया। तब तो फिर हो सकता है कि ये तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रात हो, रोशी ने नौजवान से कहा। क्यों ख्वामखा डरा रही हो? नौजवान खौफजदा सी आवाज में बोला। मैं यूं ही बड़ा बदनसीब आदमी हूं, पेट भर कर खाना नहीं खा सकता। कोई चीज ठंडी मालूम होती है और कोई चीज कड़वी। बड़ा थर्ड क्लास होटल है मेरे नाना के गांव वाली सराय में, यहां से बेहतर खाना मिलता है। रोशी अजीब नजरों से उसे देखकर रह गई। कुछ देर खामोश रही, फिर वो उठता हुआ बोला। अच्छा, अब मैं जाऊंगा। शायद तुम इस शहर के नहीं हो, रोशी ने तशवीश आमेज लहजे में कहा। क्या तुम गैब की बातें भी बता सकती हो? नौजवान के लहजे में हैरत थी। वह फिर बैठ गया। यहां से निकलने के बाद तुम्हें सड़क तक पहुंचने के लिए एक वीराना तय करना पड़ेगा, रोशी ने कहा। हो सकता है कि तुम चीख भी ना सको और कई इंच लंबा ठंडा लोहा तुम्हारे जिस्म में उतर जाए। मैं नहीं समझा। तुम बाहर मार डाले जाओगे बुद्धू, रोशी दांत पीस कर बोली। क्या तुमने इस इलाके की हौलनाक वारदातों के मुतालिक अखबारात में भी नहीं पढ़ा? मैं कुछ नहीं जानता, नौजवान ने बेचैनी से पहलू बदल कर कहा। वो लड़की किस वक्त आएगी? ओह, अब तो 8 बज गए। उसने 7 बजे मिलने का वादा किया था। तुम उसे कब से जानते हो? कल से। क्या मतलब? हाँ हाँ, कल से। कल वो मुझे रेलवे वेटिंग रूम में मिली थी और तुम आज यहां दौड़े आए। वाकई बुद्धू हो। बात यह है कि फजूल बातें ना करो। तुम्हारे लिए दोनों सूरतें खतरनाक हैं, लेकिन एक में जान जाने का खदशा नहीं, अलबत्ता लुट जरूर जाओगे। तुम्हारी कोई बात मेरी समझ में नहीं आ रही। बाहर फैले हुए अंधेरे पर एक खतरनाक आदमी की हुकूमत है। वो आदमी बाज औकात यूं ही तफरीहन भी किसी न किसी को जरूर कत्ल कर देता है, मगर तुम तो सोने की चिड़िया हो, इसलिए तुम्हें जानो माल दोनों से हाथ धोने पड़ेंगे। किस मुसीबत में फंस गया? नौजवान ने गुलूगीर आवाज में कहा। जब तक मैं कहूं खामोशी से यहीं बैठे रहो, रोशी ने कहा।
लेकिन तुमने यहाँ भी किसी खतरे का तज़किरा किया था। यहाँ तुम लुट जाओगे प्यारे तोते, रोशी ने मुस्कुराकर पलकें झपकाते हुए कहा। इधर जुआ होता है और जुए खाने के दलाल तुम्हारी ताक में है। वाह वाह, अहमक ने हंसकर कहा। ये तो बड़ी अच्छी बात है। मैं जुआ खेलना पसंद करूंगा, मुझे वहां ले चलो। ओह, मैं समझी तुम यहाँ जुआ खेलने आए हो। नहीं, ये बात नहीं। उफ, वो अभी तक नहीं आई। अरे भाई कसम ले लो, मैं जुआ खेलने की नीयत से नहीं आया था, मगर अब खेलूंगा जरूर। ऐसे मौके रोज रोज नहीं मिलते। यानी तुम हकीकतन जवारी नहीं हो? नहीं, मैं ये भी नहीं जानता कि जुआ खेला किस तरह जाता है। तब फिर कैसे खेलोगे? बस किसी तरह। सिर्फ एक बार तजुर्बे के लिए खेलना चाहता हूँ, सच कहता हूँ। ऐसा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। कैसा मौका? बात यह है, अहमक आगे झुककर राजदराना अंदाज में बोला, ना यहाँ डैडी हैं और ना मम्मी। रोशी बेख्तियार हंस पड़ी, लेकिन इस नौजवान के चेहरे पर हमाकत आमेज संजीदगी देखकर खुद भी संजीदा हो गई। ना जाने क्यों इस वक्त वो खुद को भी बेवकूफ़ महसूस करने लगी थी। डैडी और मम्मी? नौजवान फिर बोला, मुझे कड़ी पाबंदियों में रखती हैं। लेकिन मैं दुनिया देखना चाहता हूँ। मैं अब बड़ा हो गया हूं ना, है कि नहीं? देख लो, वो अब तक नहीं आई। मैं तुम्हें जुआ ना खेलने दूंगी, समझे? क्यों? वाह, अच्छी रही। तुम हो कौन मुझे रोकने वाली? मैंने आज से पहले कभी तुम्हें देखा तक नहीं। तुम जुआ नहीं खेलोगे? रोशी अपना ऊपरी होंठ भींच कर बोली, देखता हूं तुम कैसे रोकती हो मुझे। इतने में कुमार खाने का एक दलाल अपनी जगह से उठकर उनकी मेज की तरफ बढ़ा। सूरत ही से खतरनाक आदमी मालूम हो रहा था। चेहरे पर घनी मूंछें थी और खफीफ से खुले हुए होंठों से उसके दांत दिखाई देते थे। आंखों से दरिंदगी झांक रही थी। वो एक कुर्सी खींचकर रोशी के सामने बैठ गया। क्या ये तुम्हारे दोस्त हैं? उसने रोशी से पूछा। हाँ, रोशी के लहजे में तलखी थी। क्या पहली बार यहाँ आए हैं? हाँ हाँ, रोशी झिल्ला गई। नाराज मालूम होती हो, वो लगावट कैसे अंदाज में बोला। जाओ अपना धंधा देखो, ये जवारी नहीं है। मैं जरूर जुआ खेलूंगा, अहमक ने मेज पर घूंसा मारकर कहा। तुम मुझे नहीं रोक सकती, समझी? ओह, ये बात है। दलाल रोशी को घूरने लगा। उसकी आंखों में कीना तोजी की झलक थी। फिर वो अहमक की तरफ मुड़कर बोला, नहीं मिस्टर, आपको कोई नहीं रोक सकता। आप जैसे खुशकिस्मत लोग यहां से हजारों रुपए बटोर कर ले जाते हैं, और उनकी ये कुशादा पेशानी फतहमंदी और नसीबवरी की निशानी है। मेरे साथ आइए, मैं आपको यहाँ खेलने के गुर बताऊंगा। जीत पर सिर्फ 15% कमीशन। बोलिए, ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है यार। अहमक उसके फैले हुए हाथ पर हाथ मारता हुआ बोला। उठो। रोशी वहीं बैठी रह गई और वो दोनों उठकर कुमार खाने की तरफ चले गए। रोशी ख्वामखा बोर हो रही थी, उसे तकलीफ पहुंची थी। ना जाने क्यों वह जहां थी वहीं बैठी रही। उसके ज़हन में आंधियां सी चल रही थी। बड़ी अजीब बात थी। आज उससे पहली मुलाकात थी, वो भी ज़बरदस्ती की। लेकिन इसके बावजूद भी वो महसूस कर रही थी जैसे उस अहमक के रवैये की बिना पर बरसों पुरानी दोस्ती टूट गई हो। उसने उसका कहना क्यों नहीं माना, उसकी बात क्यों रद्द कर दी? फिर उसे अपनी इस हमाकत पर हंसी आने लगी। आखिर वो उसे मना करने वाली होती ही कौन है? पता नहीं वो कौन है, कहाँ से आया है, कल कहाँ होगा। ऐसे आदमी के लिए इस किस्म का जज्बा रखना हमाकत नहीं तो और क्या है। इससे पहले एक नहीं सैकड़ों आदमियों से मिल चुकी थी और उन्हें अच्छी तरह लूटते वक्त भी उसके दिल में रहम का जज्बा नहीं बेदार हुआ। लेकिन उस अहमक नौजवान को दूसरों के हाथों लुटते देखकर ना जाने क्यों उसकी इंसानियत जाग उठी थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसका कोई नालायक लड़का उसका दिल तोड़ गया हो। वो जहन्नुम में जाए। वो आहिस्ता से बुड़बुड़ाई और वेटर को बुलाकर एक पैग विस्की का ऑर्डर दिया। फिर उसने इस तरह अपने सर को झटका दिया जैसे उसे अहमक के तस्वुर से पीछा छुड़ाना चाहती हो। उसने सोचा कि वो पी चुकने के बाद यहाँ से उठ ही जाएगी, जरूर उठ जाएगी। लेकिन उठ जाने का तहैया कर लेने के बावजूद भी वो वहीं बैठी रही, सोचती रही। उस अहमक नौजवान के मुतल्लिक 1 घंटा गुजर गया और फिर वो उसे दोबारा दिखाई दिया। वो कुमार खाने के दरवाजे में खड़ा अपने चेहरे से पसीना पहुंच रहा था। दोनों की नजरें मिली और वो तीर की तरह उसकी मेज की तरफ आया। तुम ठीक कहती थी, वो एक कुर्सी पर बैठकर हाँफता हुआ बोला। मैंने 3,000 रुपये खो दिए। रोशी उसे घूरती रही, फिर दांत पीस कर बोली, जाओ, चले जाओ, वरना उल्टा हाथ रसीद कर दूंगी। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, तुमने कहा था बाहर खतरा है। रोशी खामोश हो गई, वो कुछ सोच रही थी। बताओ मैं क्या करूं? अहमक ने फिर कहा। जहन्नुम में जाओ। मैं भी कितना गधा हूं, अहमक को खुद से बोला। भला ये बेचारी क्या बताएगी? अहमक कुर्सी से उठ गया। रोशी बुरी तरह झिल्लाई हुई थी। उसने जरा बराबर भी परवाह न की। वो उसे बाहर जाते देखती रही, हत्ता कि वो सदर दरवाजे से गुजर गया। अचानक उसके ख्यालात की रो पलटी और वो फिर उसके लिए बेचैन हो गई। उसके जहन में बाहर के अंधेरे का तस्वुर रेंगने लगा।
वो मुस्तरिब अंदाज में खड़ी हो गई। वो फिर उस अहमक के मुतल्लिक सोच रही थी। उसने सिर्फ 3,000 कमाए थे, लेकिन इसके बाद भी उसकी जेबों में काफ़ी रकम होगी। वो बड़े नोटों की कई गड्डियाँ थीं, यकीनन 30 या 40,000 हो सकते हैं, और इससे भी ज़्यादा। उसने बड़ी तेज़ी से अपना वेंटी बैग उठाया और होटल से निकल गई। बाहर अंधेरे की हुक्मरानी थी। काफ़ी फासले पर उसे एक तारीक साया नजर आ रहा था, मुतहर्रिक साया, जो उस अहमक के अलावा और कोई नहीं हो सकता था। सामने छोटे छोटे टीले थे और बाएं तरफ घनी झाड़ियों का सिलसिला मीलों तक फैला हुआ था। सड़क तक पहुंचने के लिए इन टीलों के दरमियान से गुजरना जरूरी था, लेकिन मौजूदा हालात को मद्देनजर रखते हुए ये वक्त उसके लिए मौजू नहीं था। खुद पुलिस इस इलाके को खतरनाक करार दे चुकी थी। रोशी दिल ही दिल में खुद को बुरा भला कह रही थी। क्यों ना उसने उसको उधर जाने से मना रखा। उसने उसे वो रास्ता क्यों ना बता दिया जो बंदरगाह की तरफ जाता था। अब वो इस उलझन में पड़ गई थी, वो उसे किस तरह आवाज दे। वो उसके नाम से भी वाकिफ नहीं थी। अचानक उसे थोड़े ही फासले पर एक साया दिखाई दिया, जो पहले साए के पीछे था, यक बयक किसी टीले की ओर से नमूदार हुआ था। फिर उसने उसे अगले साए पर झपटते देखा। वो अपनी बेसाख्ता किस्म की चीख को किसी तरह न दबा सकी, जो उसके संभलने से पहले ही सन्नाटे में दूर तक लहराती चली गई थी। दोनों साए गुत्थे हुए जमीन पर गिरे, फिर एक फायर हुआ और एक साया उछलकर झाड़ियों की तरफ भागा। रोशी बदहवासी में सीधी दौड़ी चली गई। उसने तारों की छांव में एक आदमी को जमीन पर पड़े देखा, दूसरा गायब हो चुका था। उसे यकीन था कि वो उस अहमक आदमी के अलावा और कोई नहीं हो सकता। क्या हुआ? वो बौखलाए हुए अंदाज में उस पर झुक पड़ी। नींद आ रही है, अहमक ने थर्राई आवाज में जवाब दिया। उठो। वो उसे झंझोड़ने लगी। भागो, पूरी कुव्वत से होटल की तरफ भागो। अहमक उछल कर खड़ा हो गया और फिर उसने बड़ी फुर्ती से रोशी को कंधे पर लाद कर होटल की तरफ भागना शुरू कर दिया। रोशी अरे अरे ही करती रह गई। फिर थोड़ी ही देर बाद दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हाँप रहे थे। वो होटल के सदर दरवाजे के करीब थे। फायर और चीख की आवाज सुनकर यहाँ पहले ही से भीड़ इकट्ठी हो गई थी। कहीं चोट तो नहीं आई? रोशी ने उससे पूछा। चोट आई नहीं, बल्कि हो गई। मैं इस वक्त कोड़ी कोड़ी को मोहताज हूँ। होटल का मैनेजर उन्हें अंदर लाया और सीधा अपने कमरे में लेता चला गया। आपने बड़ी गलती की है, उसने अहमक से कहा। अरे जनाब, मैं शाम को इधर ही से आया था। क्या आपने सड़क के किनारे लगे हुए बोर्ड पर नजर नहीं डाली थी, जिस पर तहरीर है कि 7 बजे के बाद इस तरफ जाने वालों की जानो माल की हिफाजत नहीं की जा सकती? ये बोर्ड महकमे पुलिस की तरफ से नस्ब कराया गया है। मैंने नहीं देखा था। कितनी रकम गई? मैनेजर ने मुतासिफाना लहजे में पूछा। 47,000। मेरे खुदा! मैनेजर की आंखें मुतहय्यराना अंदाज में फैल गईं। और 3,000 आपके कुमार खाने में हार गया। मुझे अफसोस है, मैनेजर ने मगमूम अंदाज में कहा। मगर जुआ तो मुकद्दर का खेल है, हो सकता है आप कल 6,000 की जीत में रहें। उठो यहां से, रोशी अहमक का हाथ खींचती हुई बोली। वो दोनों मैनेजर के कमरे से बाहर निकल गए। एक बार फिर लोग उनके गिर्द इकट्ठा होने लगे थे, लेकिन रोशी उनके निर्गे से साफ निकाल ली गई। वो दूसरी तरफ के दरवाजे से पैदल बंदरगाह की तरफ जा रहे थे। क्यों तोते, अब क्या ख्याल है? रोशी ने उससे पूछा। अब ख्याल ही है कि मैं अपने रुपए वसूल किए बगैर यहां से नहीं जाऊंगा। 50,000 की रकम थोड़ी नहीं होती। लेकिन तुम इतनी रकम लेकर आए ही क्यों थे? मुझे 50 भैंसें खरीदनी थी। भैंसें? हाँ, भैंसें। और मैं उन भैंसों के बगैर वापस नहीं जा सकता, क्योंकि मेरे डैडी जरा गुस्सावर किस्म के आदमी है। क्या वो भैंसों की तजारत करती हैं? नहीं, उन्हें भैंसों से इश्क है। अहमक ने संजीदगी से कहा और रोशी बेसाख्ता हंस पड़ी। हाय, तो मजाक समझी हो क्या? अहमक ने हैरत से कहा। यह हकीकत है कि वो अपने गिरदोपेश ज्यादा से ज्यादा भैंसें देखकर बेहद खुश होती हैं। वो और क्या करती हैं? यानी जरिया मुआश क्या है? ये तो मुझे नहीं मालूम। तुम पागल तो नहीं हो? रोशी ने पूछा। पता नहीं। अब तुम्हारे पास कितनी रकम है? शायद 1/54। रकम की फिक्र न करो, मैं एक एक पाई वसूल कर लूंगा। किससे? जिसने छीनी है उससे। तोते, तुम बिल्कुल गधे हो। रोशी हंसने लगी। पता नहीं जिंदा कैसे हो। वो आदमी अपने शिकारियों को जिंदा नहीं छोड़ता। वो आखिर है कौन? कोई नहीं जानता। पुलिस वाले इस इलाके में कदम रखते हुए थर्राती हैं। वो अब तक ना जाने कितने ऑफिसरों को जान से मार चुका है। हो सकता है, मगर मैं अपने रुपए वसूल कर लूंगा। किस तरह बुड्ढे तोते? कल सरी शाम ही उन झाड़ियों में छुप जाऊंगा। रोशी बेतहाशा हंसने लगी। तोते, तुम सचमुच पागल हो, उसने कहा। ये बताओ तुम्हारा क्याम कहाँ है? होटल लेब्रास्का में। लेकिन अब तुम्हारी जेबें खाली हो चुकी हैं, वहां कैसे रहोगे? उसकी फिक्र नहीं, वहां से किसी खैराती मुसाफिर खाने में चला जाऊंगा। लेकिन भैंसों के बगैर वापसी नामुमकिन है। रोशी खामोश हो गई। बंदरगाह के करीब पहुंचकर उसने एक टैक्सी रुकवाई। चलो बैठो, मुझे भूख लग रही है। तो अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें खाना भी खिलाऊं? रोशी उसे टैक्सी में धकेलती हुई बोली।
वह दोनों बैठ गए और टैक्सी चल पड़ी। तुम ये ना समझो कि मैं मुफलिस हूँ। मैंने ये कहा था कि मेरी जेब में एक चवन्नी है, लेकिन ठहरो, मैं उल्लू नहीं हूँ। परदेश में अपना सारा रुपया एक जगह नहीं रखता। अहमक खामोश होकर अपने जूते का फीता खोलने लगा। उसने दोनों जूते उतार दिए और उन्हें उल्टाकर झटकने लगा। दूसरे लम्हे में उसके हाथ पर 2 नोटों की गड्डियां थीं। ये 2,500 हैं, अहमक ने बड़ी सादगी से कहा। अगर अब मैं इन्हें हथिया लूं तो? रोशी मुस्कुराकर बोली। तुम हरगिज ऐसा नहीं कर सकती, मैं तुम्हें डरा दूंगा। डरा दोगे? हाँ, मेरे पास रिवॉल्वर है और मैंने उस आदमी पर भी फायर किया था। क्या तुम्हारे पास लाइसेंस है? मैं लाइसेंस वगैरह की परवाह नहीं करता। ये देखो, मैं झूठ नहीं कह रहा। अहमक ने जेब से रिवॉल्वर निकालकर रोशी की तरफ बढ़ा दिया और रोशी बेसाख्ता हंसने लगी। रिवॉल्वर की चरखी में पटाखों की रील चढ़ी हुई थी और वो 4.5 रुपये वाला टॉय रिवॉल्वर था। तोते, उसने संजीदगी से कहा, मेरी समझ में नहीं आता कि तुम आदमियों के किस रेवड़ से ताल्लुक रखते हो। देखो, तुम बढ़ ही जा रही हो, अहमक गुस्से में बोला। अभी तक तुम मुझे तोता कहती रही हो, लेकिन मैं कुछ नहीं बोला, लेकिन अब जानवर कह रही हो। नहीं, मैंने जानवर नहीं कहा। फिर रेवड़ का और क्या मतलब होता है? भैंस मेरे डैडी की एक कमजोरी है, मेरी नहीं। फिर भी तुम तोते से मुशाबियत रखते हो, रोशी ने छेड़ने वाले अंदाज में कहा। हरगिज नहीं रखता, तुम झूठी हो। तुम इसे साबित नहीं कर सकती कि मैं तोते से मुशाबियत रखता हूं। फिर कभी साबित कर दूंगी, ये बताओ कि तुम। लेकिन जुमला पूरा होने से कबल ही उसकी आवाज़ एक बेसाख्ता किस्म की चीख में तब्दील हो गई। बराबर से गुजरती हुए कार से फायर हुआ था। रोको ड्राइवर, रोको, अहमक चीखा। कार एक झटके के साथ रुक गई। ड्राइवर पहले ही खौफजदा हो गया था। दूसरी कार फराटे भरती हुई अंधेरे में गुम हो गई। उसकी अकबी सुर्ख रोशनी भी गायब थी। अहमक रोशी पर झुका हुआ था। औरत, ए औरत, अरे लड़की, वो उसे झंझोड़ रहा था। रोशी की आंखें खुली हुई थी और वो इस तरह हाँप रही थी जैसे घोंसले से गिरा हुआ चिड़िया का बच्चा हाँपता है। इमरान के झंझोड़ने पर भी उसके मुंह से आवाज ना निकली। अरे कुछ बोलो भी, क्या गोली लगी है? रोशी ने नफी में सर हिला दिया। ये हकीकत थी कि वो सहम गई थी। उसने करीब से गुजरती हुई कार की खिड़की में शोले की लपक देखी थी और फिर फायर की आवाज। वरना गोली तो शायद टैक्सी की छत पर फिसलती हुई दूसरी तरफ निकल गई थी। ये क्या था साहब? ड्राइवर ने सहमी हुई आवाज में पूछा। पटाखा, अहमक सर हिलाकर बोला। मेरे एक शरीर दोस्त ने मजाक किया था, चलो आगे बढ़ाओ। हाँ, लेकिन अंदर की रोशनी बुझा दो, वरना वो फिर मजाक करेगा। फिर वो रोशनी का शाना थपकता हुआ बोला, घर का पता बताओ ताकि तुम्हें वहां पहुंचा दूं। रोशी संभल कर बैठ गई। उसकी सांसें अभी तक चढ़ी हुई थी। क्या ये वही हो सकता है? अहमक ने आहिस्ता से पूछा। पता नहीं, रोशी हाँपती हुई बोली। तो अब ये मुस्तकिल तौर पर पीछे पड़ गया? अहमक ने बड़े भोलेपन से पूछा। ओह तोते, अब मेरी जिंदगी भी खतरे में है। अरे तुम्हारी क्यों? वो पागल है, जिसके भी पीछे पड़ जाए हर हाल में मार डालता है। ऐसे केस भी हो चुके हैं कि बाज लोग उसके पहले हमले से बच जाने के बाद दूसरे हमले में मारे गए हैं। आखिर वो है कौन और क्या चाहता है? रुपए तो छीन चुका, फिर अब क्या चाहिए? मैं नहीं जानती कि वो कौन है और क्या चाहता है। बहरहाल ये सब कुछ तुम्हारी हमाकतों की वजह से हुआ। यानी तुम चाहती हो कि मैं चुपचाप मर जाता? अहमक ने बड़ी सादगी से सवाल किया। नहीं तोते, तुम्हें इस तरह अपनी हमारत का इजहार नहीं करना चाहिए था। मुझे क्या मालूम था कि यहाँ के लोग 50,000 जैसी हकीर रकम पर भी नजर रख सकते हैं। तुम इसे हकीर रकम कहते हो? रोशी ने हैरत से कहा। अरे मैंने अपनी सारी जिंदगी में इतनी रकम यकमुश्त नहीं देखी। तोते, तुम आदमी हो या टकसाल? छोड़ो इस तस्करे को। तुम कह रही थी कि तुम खुद को खतरे में महसूस कर रही हो। हाँ, यह हकीकत है। कहो तो मैं ये रात तुम्हारे ही साथ गुजारूं? ओह तोते, जरूर जरूर। एक बात मैंने जरूर मार्क की है, तुम बिल्कुल तोते होने के बावजूद भी लापरवाह और न डरो। लेकिन तुम्हारे ये रिवॉल्वर अभी तक मेरी समझ में नहीं आ सका। अच्छा तो फिर मैं तुम्हारे साथ ही चल रहा हूं, लेकिन क्या तुम्हारे घर पर कुछ खाने को मिल सकेगा? देखो ये रहा छोटा सा फ्लैट, रोशी ने कहा। वो दोनों फ्लैट में दाखिल हो चुके थे और अहमक इतने इत्मीनान से एक सोफे में गिर गया था जैसे वो हमेशा से यहीं रहता आया हो। ये मुझे इस सूरत में और ज़्यादा अच्छा मालूम होगा अगर खाने को कुछ मिल जाए, अहमक ने संजीदगी से कहा। इसके लिए तुम्हें मेरा हाथ बटाना पड़ेगा, मैं यहाँ तन्हा रहती हूँ। तकरीबन 1 घंटे के बाद वो खाने की मेज़ पर थे और अहमक बढ़ बढ़कर हाथ मार रहा था। अब मज़ा आ रहा है, वो मुंह चलाता हुआ बोला। उस होटल के खाने बड़े वाहियात होते हैं। तोते, क्या तुम हकीकतन ऐसे ही हो जैसे नजर आते हो? वो उसे गौर से देखने लगी। मैं नहीं समझा। कुछ नहीं, मैंने अभी तक तुम्हारा नाम तो पूछा ही नहीं, तो अब पूछ लो।
लेकिन मुझे अपना नाम पसंद नहीं। क्या नाम है? इमरान, अली इमरान। क्या करते हो? खर्च करता हूँ, जब पैसे नहीं होते तो सब्र करता हूँ। पैसे आते कहाँ से हैं? इमरान ठंडी सांस लेकर बोला, ये बड़ा बेढब सवाल है। अगर किसी इंटरव्यू में पूछ लिया जाए तो मुझे नौकरी से मायूस होना पड़े। मैं बचपन से यही सोचता आया हूं कि पैसे कहाँ से आते हैं, लेकिन अफसोस आज तक इसका जवाब पैदा नहीं कर सका। बचपन में सोचा करता था कि शायद रुपए बिस्किट से निकलते हैं। बहरहाल तुम अपने मुतल्लिक कुछ बताना नहीं चाहते। अपने मुतल्लिक मैंने सब कुछ बता दिया है, लेकिन तुम ज्यादातर ऐसी ही बातें पूछ रही हो जिनका ताल्लुक मुझसे नहीं बल्कि मेरे डैडी से है। मैं समझी, यानी तुम खुद कोई काम नहीं करते। ओफो, ठीक, बिल्कुल ठीक। बाज़ औक़ात मेरा दिमाग गैर हाजिर हो जाता है। गालिबन मुझे तुम्हारे सवाल का यही जवाब देना चाहिए था। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? रोशी। वाकई तुम सूरत ही से रोशी मालूम होती हो। क्या मतलब? फिर वही मुश्किल सवाल, जो कुछ मेरी जुबान से निकलता है उसे मैं समझा नहीं सकता, बस यूं ही। नहीं, क्या बात है गालिबन, मुझे यह कहना चाहिए था कि तुम्हारा नाम भी तुम्हारी ही तरह। क्या है? अच्छा बताओ, क्या कहेंगे? बड़ी मुश्किल है। अभी वो लफ्ज़ जहन में था, गायब हो गया। इमरान बेबसी से अपनी पेशानी रगड़ने लगा। रोशी उसे अजीब नज़रों से देख रही थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इसे क्या समझे, नीम दीवाना या कोई बहुत बड़ा मक्कार। मगर मक्कार समझने के लिए कोई माकूल दलील उसके जहन में नहीं थी। अगर वो मक्कार होता तो इतनी बड़ी रकम इस तरह कैसे गंवा बैठता? अब आहिस्ता आहिस्ता सारी बातें मेरी समझ में आ रही हैं। इमरान ठंडी सांस लेकर बोला, वो लड़की जो वैनिटिंग रूम में मिली थी उस बदमाश की एजेंट रही होगी। हाँ, और क्या, वरना वो मुझे उस होटल में क्यों बुलाती? मगर जोशी, क्या नाम है तुम्हारा? ओह, रोशी। रोशी, वो लड़की मुझे अच्छी लगती थी, और अब ना जाने क्यों तुम अच्छी लगने लगी हो। मुझे बड़ा अफसोस है कि मैंने तुम्हारे कहने पर अमल ना किया। क्या तुम अब मेरी मदद ना करोगी? रोशी बड़े दिल आवेज अंदाज में मुस्कुरा रही थी। मैं किस तरह मदद कर सकती हूँ? उसने पूछा। देखो रोशी, रोशी वाकई अच्छा नाम है। ऐसा मालूम होता है जैसे जुबान की नोक मिस्री की डली से जा लगी हो। रोशी। हाँ तो रोशी, मैं अपनी खोई हुई रकम वापस लेना चाहता हूँ। नामुमकिन है, तुम बिल्कुल बच्चों की सी बातें कर रहे हो। तुमने वो रकम बैंक में नहीं रखवाई थी कि वापस मिल जाएगी? कोशिश करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता। आहा, क्या तुमने नेपोलियन की जिंदगी के हालात नहीं पढ़े? मेरे तोते, रोशी हंसकर बोली, तुम इतनी जल्दी पालने से बाहर क्यों आ गए? मैं मजाक के मूड में नहीं हूं। इमरान किसी जिद्दी बच्चे की तरह बोला। रोशी की हंसी तेज हो गई। वह बिल्कुल इस तरह हंस रही थी जैसे किसी नासमझ बच्चे को चिढ़ा रही हो। अच्छा तो मैं जा रहा हूं, इमरान बिगड़कर उठता हुआ बोला। ठहरो ठहरो, वह संजीदा हो गई। चलो बताओ क्या कह रहे थे? नहीं बताता, इमरान बैठता हुआ बोला। मैं किसी से मशवरा लिए बगैर ही निपट लूंगा। नहीं, मुझे बताओ कि तुम क्या करना चाहते हो। कितनी बार हलक फाड़ूं कि मैं उसे अपने रुपए वसूल करना चाहता हूं। ख्याम ख्याली है, बचपना। रोशी कुछ सोचती हुई बोली। उस इलाके में पुलिस की भी दाल नहीं गली। आखिर थक हार कर उसे वहां खतरे का बोर्ड लगाना पड़ा। क्या होटल वाले भी उसके बारे में कुछ नहीं जानते? इमरान ने पूछा। मैं वसूख से कुछ नहीं कह सकती। पुलिस ने उन्हें भी टोटला होगा। क्यों नहीं, अरसे तक उस होटल में पुलिस का एक दस्ता दिन और रात मुतय्यन रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी वो खतरनाक आदमी काम कर ही गुजरता था। रोशी, रोशी तो मुझे बाज नहीं रख सकती। इमरान डायलॉग बोलने लगा। मैं उसका कला कमा किए बगैर यहां से वापस ना जाऊंगा। बकवास मत करो, रोशी झुंझला गई। फिर उसने कहा, जाओ उस कमरे में सो जाओ, बिस्तर सिर्फ एक है, मैं यहाँ सोफे पर सो जाऊंगी। नहीं, तुम अपने बिस्तर पर जाओ, मैं यहाँ सोफे पर सो जाऊंगा, इमरान ने कहा। इस पर दोनों में बहस होने लगी। आखिर कुछ देर बाद इमरान ही को ख्वाबगाह में जाना पड़ा और रोशी उस कमरे के एक सोफे पर लेट गई। हल्की सर्दियों का जमाना था, इसलिए उसने एक हल्का सा कंबल अपने पैरों पर डाल लिया था। वह अब भी इमरान ही के मुतल्लिक सोच रही थी, लेकिन उस खतरनाक और गुमनाम आदमी का खौफ भी उसके जहन पर मुसल्लत था। वो आदमी कौन था? इसका जवाब शादाब नगर की पुलिस के पास भी नहीं था। उसने अब तक दर्जनों वारदातें की थी, लेकिन पुलिस उस तक पहुंचने में नाकाम रही थी। फिर सबसे अजीब बात तो ये कि एक मखसूस इलाका ही उसकी चीरा दस्तियों का शिकार था। शहर के दूसरे हिस्सों की तरफ वो शाज़ो नादिर ही रुख करता था। रोशी उसके मुतल्लिक सोचती और ऊँगती रही। उसे खौफ था कि कहीं वो इधर ही का रुख ना करे, इसीलिए उसने रोशनी भी गुल नहीं की थी। उसके जहन पर जब भी गनूदगी तारी होती, उसे ऐसा महसूस होता जैसे उसके कान के पास किसी ने गोली चलाई हो। वो चौंक कर आंखें खोल देती। दीवार के साथ लगी हुई क्लॉक 2 बजा रही थी। अचानक वो बौखला कर उठ बैठी। ना जाने क्यों उसे महसूस हो रहा था जैसे वो खतरे में हो। वो चंद लम्हे खौफजदा नजरों से इधर उधर देखती रही।
फिर सोफे से उठकर पंजों के बल चलती हुई उस कमरे के दरवाजे तक आई जहां वो अहमक नौजवान सो रहा था। उसने दरवाजे पर हाथ रखकर हल्का सा धक्का दिया। दरवाजा खुल गया, लेकिन साथ ही उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। बिस्तर खाली पड़ा था और कमरे का बल्ब रोशन था। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं और हलक खुश्क होने लगा। अचानक एक ख्याल बड़ी तेजी से उसके जहन में चकरा कर रह गया। लेकिन कहीं ये बेवकूफ़ नौजवान उसी खौफनाक आदमी का कोई गुर्गा ना रहा हो। वो बेतहाशा पलंग के सराहने रखी हुई तिजोरी की तरफ लपकी। उसका हैंडल पकड़कर खींचा। तिजोरी मुकफ्फल थी, लेकिन वो सोचने लगी, तिजोरी की कुंजी तो तकिए के नीचे ही रहती है। एक बार फिर उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने तकिया उलट दिया। तिजोरी की कुंजी जूं की तूं अपनी जगह पर रखी हुई मिली, लेकिन रोशी को इत्मीनान ना हुआ। वो तिजोरी खोलने लगी, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका जहनी इंतशार कम होता गया। उसकी सारी कीमती चीज़ें और रकम महफूज थी। फिर आखिर वो गया कहाँ? तिजोरी बंद करके वो सीधी खड़ी हो गई, पिछला दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली और तब उसे एहसास हुआ कि वो उसी दरवाजे से निकल गया होगा। दरवाज़ा मुकफ्फल नहीं था, हैंडल घुमाते ही खुल गया। दूसरी तरफ की राहदारी तारीक पड़ी थी। वो बाहर निकलने की हिम्मत ना कर सकी। उसने दरवाज़ा बंद करके अंदर से मुकफ्फल कर दिया। वो फिर उसी कमरे में आ गई जहां सोफे पर सोई थी। आखिर वह अहमक इस तरह क्यों चला गया? वो सोचती रही। आखिर इस तरह भागने की क्या ज़रूरत थी? वो उसे ज़बरदस्ती तो लाई नहीं थी, वो खुद ही आया था। लेकिन क्यों आया था? मकसद क्या था? अचानक उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने बैरूनी दरवाज़ा पर हाथ मारा हो। वह चौंक कर मुड़ी, मगर इतनी देर में शीशे के टुकड़े छनछनाते हुए फर्श पर गिर चुके थे। फिर टूटे हुए शीशे की जगह से एक हाथ दाखिल होकर चिटखनी तलाश करने लगा। बड़ा सा भला हाथ जो बालों से ढका हुआ था। रोशी की हलक से एक दबी दबी सी चीख निकली, लेकिन दूसरे ही लम्हे वो हाथ गायब हो गया और रोशी को ऐसा महसूस हुआ जैसे बाहर राहदारी में दो आदमी एक दूसरे से हाथापाई पर उतर आए हों। रोशी बैठी हाँपती रही। फिर उसने एक करीब सी आवाज़ सुनी और साथ ही ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई बहुत वजनी चीज़ जमीन पर गिरी हो। फिर भागते हुए कदमों की आवाज़ें, और अब बिल्कुल सन्नाटा था। करीब या दूर कहीं से किसी किस्म की आवाज़ नहीं आ रही थी। अलबत्ता खुद रोशी के जहन में एक ना मिटने वाली झाएं झाएं गूंज रही थी। हलक खुश्क था और आंखों में जलन सी होने लगी थी। वो बेहिस और कत सिमटी सिमटाई सोफे पर बैठी रही। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। थोड़ी देर बाद अचानक फिर किसी ने दरवाज़ा थपथपाया। एक बार फिर उसे अपनी रूह जिस्म से परवाज करती हुई महसूस हुई। मैं हूं, दरवाज़ा खोलो। बाहर से आवाज़ आई, लेकिन रोशी अपने कानों पर यकीन करने को तैयार नहीं थी। आवाज़ उसी नौजवान अहमक की मालूम हुई थी। रोशी, दरवाज़ा खोलो, मैं हूं, इमरान। रोशी उठकर दरवाजे पर झपटी। दूसरे लम्हे में इमरान उसके सामने खड़ा बुरे बुरे से मुंह बना रहा था। उसके चेहरे पर कई जगह हल्की हल्की सी खराशें थी और होंठों पर खून फैला हुआ था। रोशी ने मुस्तरिब अंदाज में उसे अंदर खींचकर दरवाज़ा बंद कर दिया। ये क्या हुआ? तुम कहाँ थे? 3 पैकेट मैंने वसूल कर लिए, 2 अभी बाकी हैं। फिर सही। इमरान नोटों के 3 बंडल फर्श पर फेंकता हुआ बोला। क्या वही था? रोशी ने खौफजदा आवाज में पूछा। वही था, निकल गया, 2 पैकेट अभी बाकी हैं। तुम जख्मी हो गए हो, चलो बाथरूम में। रोशी उसका हाथ पकड़कर गुसल खाने की तरफ खींचती हुई बोली। कुछ देर बाद वो फिर सोफे पर बैठे एक दूसरे को घूर रहे थे। तुम बाहर क्यों चले गए? रोशी ने पूछा। मैं तुम्हारी हिफाजत के लिए आया था ना। मैं जानता था कि वो जरूर आएगा। वो आदमी जो बीच सड़क पर फायर कर सकता है, उसे मकानों के अंदर घुसने में कब तामिल होगा? क्या तुम वाकई बेवकूफ़ हो? रोशी ने हैरत से पूछा। पता नहीं, मैं तो खुद को अफलातून का दादा समझता हूँ, मगर दूसरे कहते हैं कि मैं बेवकूफ़ हूँ। कहने दो, अपना क्या बिगड़ता है? अगर मैं अक्लमंद हूं तो अपने लिए, अहमक हूं तो अपने लिए। तो अब वो नामालूम आदमी मेरा भी दुश्मन हो गया। रोशी खुश होंठों पर जुबान फेर कर बोली। जरूर हो जाएगा। तुमने क्यों मेरी जान बचाने की कोशिश की थी? ओह, मगर मैं क्या करूं? क्या तुम हर वक्त मेरी हिफाजत करते रहोगे? दिन को वो इधर का रुख ही ना करेगा, रात की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। मगर कब तक? जब तक मैं उसे जान से ना मार दूं, इमरान बोला। तुम आखिर हो क्या बला? मैं बला हूं? इमरान बुरा मान गया। ओ डियर, तुम समझे नहीं। डियर यानी कि तुम मुझे डियर कह रही हो? इमरान मुसर्रत आमेज लहजे में चीखा। हाँ, क्यों, क्या हर्ज है? क्या हम गहरे दोस्त नहीं हैं? रोशी मुस्कुराकर बोली। मुझे आज तक किसी औरत ने डियर नहीं कहा, इमरान मगमूम आवाज में बोला। शादाब नगर के महकमा सुराग रसानी के दफ्तर में सब इंस्पेक्टर जावेद की खासी धाक बैठी हुई थी। वो एक ज़हीन और नौजवान ऑफिसर था। ताल्लुक तो उसका महकमा सुराग रसानी से था, लेकिन उसके बेतकल्लुफ दोस्त अमूमन उसे थानेदार कहा करते थे। वजह यह थी कि जैन के साथ ही साथ डंडे के इस्तेमाल को बड़ी अहमियत देता था
उसका कॉल था कि आज तक डंडे से ज्यादा खौफनाक सुराग रसा और कोई पैदा ही नहीं हुआ। अक्सर वह शुबे की बिना पर मुलजिमों की ऐसी मुरम्मत करता कि उन्हें छट्टी का दूध याद आ जाता। वो काफी लहीम शहीम आदमी था। बहुत से तो उसकी शक्ल ही देखकर इकरार जुर्म कर लेते थे, मगर वो शादाब नगर के इस मुजरिम की झलक भी ना देख सका जिसने बंदरगाह के इलाका में बसने वालों की नींदें हराम कर रखी थी। इस वक्त सब इंस्पेक्टर जावेद अपने महकमे के सुपरिंटेंडेंट के ऑफिस में बैठा हुआ गालिबन इस बात का मुंतजिर था कि सुपरिंटेंडेंट अपना काम खत्म करके उसकी तरफ मुतवज्जा हो। एसपी सर झुकाए कुछ लिख रहा था। थोड़ी देर बाद कलम रखकर उसने तवील अंगड़ाई ली और जावेद की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। भाई, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि तुम्हें इमरान साहब को असिस्ट करना होगा। इससे बड़ी बेबसी और क्या होगी कि हमें सेंट्रल वालों से मदद तलब करनी पड़ेगी। इमरान साहब? जावेद ने हैरत से कहा। वही लियूका केस के शोहरत याफ्ता? वही, एसपी सर हिलाकर बोला। वो हजरत यहाँ परसों तशरीफ लाए हैं और अभी तक उनकी शक्ल नहीं दिखाई दी। ये सेंट्रल वाले बड़े चालाक होते हैं। इसका ख्याल रहे कि डिपार्टमेंट की बदनामी ना कराना। यहाँ तुम्हारे अलावा और किसी पर मेरी नज़र नहीं पड़ी। आप मुतमईन रहें, मैं हत्तुल इम्कान कोशिश करूंगा। खुद से किसी मामले में पेश ना रहना, जो कुछ वो कहे करना। ऐसा ही होगा। फोन की घंटी बजी और एसपी ने रिसीवर उठा लिया। हेलो। ओ, आप हैं? जी अच्छा ठहरिए एक सेकंड। एसपी ने पेंसिल उठाकर अपनी डायरी में कुछ लिखना शुरू कर दिया। रिसीवर बदस्तूर उसके कान से लगा रहा। कुछ देर बाद उसने कहा, तो आप मिल कब रहे हैं? जी अच्छा, बहुत बेहतर। उसने रिसीवर रख दिया और कुर्सी की पुश्त से टेक लगाकर कुछ सोचने लगा। देखो जावेद, वह थोड़ी देर बाद बोला, इमरान साहब का फ़ोन था। उन्होंने कुछ जाली नोटों के नंबर लिखवाए हैं और कहा है कि इन नंबरों पर कड़ी नज़र रखी जाए। जिसके पास भी इन नंबरों का कोई नोट नजर आए उसे बेदरेग गिरफ्तार कर लिया जाए। इन नंबरों को लिख लो, मगर इसका मतलब क्या है ये मैं भी नहीं जानता। वो यहाँ कब आएंगे? जावेद ने पूछा। 1:1.5 पर। भाई, समझ में नहीं आता कि ये किस किस्म का आदमी है। वैसे सुना जाता है कि ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटीज़ है। उसने अपना सेक्शन बिल्कुल अलग बनाया है जो बराह रास्त डायरेक्टर जनरल से ताल्लुक़ रखता है। मैंने सुना है कि डायरेक्टर जनरल साहब उनके वालिद हैं। ठीक सुना है, मगर यह क्या लुग़वियत है? 1:1.5। इमरान रेलवे स्टेशन पर टहल रहा था। उसे अपने मातियत हुदहुद की आमद का इंतजार था। हुदहुद जो हकलाकर बोलता था और दौरान गुफ्तगू बड़े बड़े लफ्ज़ अदा करने का शायक था। ट्रेन आई और निकल भी गई, लेकिन हुदहुद का कहीं पता ना था। इमरान गेट के पास आकर खड़ा हो गया। भीड़ ज़्यादा थी, इसलिए हुदहुद काफ़ी देर बाद दस्तयाब हो सका। इधर आओ। इमरान उसका हाथ पकड़कर वेटिंग रूम की तरफ खींचता हुआ बोला। हुदहुद उसके साथ घसीटता चला जा रहा था। वेटिंग रूम में पहुंचकर उसने कहा, मेरे औसान बजा नहीं थे, लिहाजा अब आदाब बजा लाता हूं। उसने निहायत अदब से झुककर इमरान को फर्शी सलाम किया। जीते रहो। इमरान उसके सर पर हाथ फेरता हुआ बोला, क्या तुम इस शहर से वाकफियत रखते हो? जी हाँ, ये मेरे बरादर निस्बती का वतन मालूफ है। मेरे पास वक्त कम है, वरना तुमसे बरादर निस्बती और वतन मालूफ के मायने पूछता। खैर, तुम यहाँ मछलियों का शिकार खेलने के लिए आए हो? जी। हुदहुद हैरत से आंखें फाड़कर बोला, इस बात का मतलब मेरे जहन नशीन नहीं हुआ। तुम यहाँ बंदरगाह के इलाके में मछलियों का शिकार खेलोगे? क्याम ABC होटल में होगा। बाजार से मछलियों के शिकार का सामान खरीदो और चुपचाप वहीं चले जाओ। जाओ और शिकार खेलो। मुआफ़ कीजिएगा, ये मेरे लिए नामुमकिन है। नामुमकिन क्यों है? इमरान उसे घूरने लगा। वालिद मरहूम की वसीयत फरमाते थे, शिकार माहिए कार बेकार अन अस्त। मतलब क्या हुआ? मुझे अरबी नहीं आती। फारसी है जनाब। इसका मतलब यह हुआ कि मछली का शिकार खेलना बेकार आदमियों का काम है। अच्छी बात, मैं तुम्हें इसी वक्त मुलाजमत से बरतरफ किए देता हूँ ताकि तुम इत्मीनान से मछली का शिकार खेल सको। ओ, आपको किस तरह समझाऊं? हुदहुद ने कहा। फिर समझाने के सिलसिले में काफ़ी देर तक हकलाता रहा। इमरान भी दरअसल जल्दी में नहीं था, वरना वो इस तरह वक्त ना बर्बाद करता। चलो आप जाओ। वो उसे दरवाजे की तरफ धकेलता हुआ बोला, यह सरकारी काम है और काम ज़रूरत पड़ने पर बताया जाएगा, भूलना नहीं। बंदरगाह के इलाके में ABC होटल है, तुम्हें वहीं काम करना होगा। शिकार का घाट वहां से दूर नहीं है, लेकिन खबरदार, शाम को 7 बजे के बाद उधर हरगिज ना जाना। हुदहुद थोड़ी देर तक खड़ा सोचता रहा, फिर बोला, अच्छा जनाब, मैं जा रहा हूं, लेकिन मैं नहीं जानता कि मछलियों के शिकार के लिए क्या। हुदहुद थोड़ी देर के लिए खड़ा सोचता रहा, फिर बोला, अच्छा जनाब, मैं जा रहा हूं, लेकिन मैं नहीं जानता कि मछलियों के शिकार के लिए मुझे क्या खरीदना पड़ेगा। इमरान उसे सामान की तफसील बताता रहा। इमरान ठीक 1:1.5 पर एसपी के ऑफिस में दाखिल हुआ और एसपी अपने सामने एक नौउम्र आदमी को खड़ा देखकर पलकें झपकाने लगा।
तशरीफ़ रखिए, तशरीफ़ रखिए, उसने थोड़ी देर बाद कहा। शुक्रिया, इमरान बैठता हुआ बोला। इस वक्त उसके चेहरे पर हमाकत नहीं बरस रही थी। वह एक अच्छी और जाज़बे नज़र शख्सियत का मालिक मालूम हो रहा था। बहुत इंतज़ार कराया आपने। एसपी ने उसकी तरफ सिगरेट का डिब्बा बढ़ाते हुए कहा। शुक्रिया, मैं सिगरेट का आदी नहीं हूँ, इमरान ने कहा। देर से मुलाकात की वजह यह है कि मैं मशगूल था। अब तक अपने तौर पर हालात का जायजा लेता रहा हूँ। मैं पहले ही जानता था, एसपी हंसने लगा। नोटों के मुतल्लिक कुछ मालूम हुआ? अभी तक तो कोई रिपोर्ट नहीं मिली, लेकिन नोटों के मुतल्लिक पूछना चाहते हैं आप? इमरान मुस्कुराकर बोला। हाँ, मैं अपनी मालूमात के लिए जानना चाहता हूँ। उस आदमी के पास जाली नोटों के 2 पैकेट हैं और ये मेरे ही जरिए उसके पास पहुंचे हैं। आपके जरिए से? एसपी की आंखें हैरत से फैल गईं। जी हाँ, मैं दीदा दानिश था। कल रात को इस खतरनाक इलाके में गया था और मेरी जेबों में जाली नोट के पैकेट थे। अरे तो क्या आज के अखबार में आप ही के मुतल्लिक खबर थी? गालिबन। लेकिन ये एक खतरनाक कदम था। हाँ, बाज़ औक़ात इसके बगैर काम भी तो नहीं चलता। मगर उससे टकराने के बाद अब मैंने अपना ख्याल बदल दिया। जाली नोट बाजार में नहीं आ सकेंगे। वो तो बस यूं ही एहतियातन मैंने आपको इतला दे दी थी। वो बहुत चालाक है और इस किस्म के हरबे उस पर काम नहीं कर सकते। एसपी खामोशी से इमरान की सूरत देख रहा था। सवाल यह है कि रात को वो इलाका खतरनाक क्यों हो जाता है? इमरान बुड़बड़ाया। जाहिर है कि सरकारी तौर पर वहां सड़क ही पर खतरे से होशियार करने के लिए बोर्ड लगा दिया, इसलिए आमतौर पर वो रास्ता आमदोरफ्त के लिए बंद हो गया। लेकिन इसके बावजूद भी मुझ जैसे भूले भटके आदमी पर हमला किया गया। इसका मतलब तो ये हुआ कि सारी रात वहां उस आदमी की हुकूमत रहती है। जी हाँ, कतई यही बात है और इसीलिए वहां खतरे का बोर्ड लगाया गया है। लेकिन मकसद जनाब, आखिर उस उजाड़ इलाके में है क्या? अगर ये कहा जाए कि वो उजाड़ इलाका लुटेरों का अड्डा है, तो ये सोचना पड़ेगा कि एबीसी होटल पर कभी हमला क्यों नहीं होता। वहां रोजाना हजारों रुपए का जुआ होता है। शुबा तो हमें भी है कि एबीसी वालों का इससे कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है, लेकिन हम अभी तक उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं फराहम कर सके। इमरान कुछ ना बोला। उसने जेब से च्युइंगम का पैकेट निकाला और उसका कागज फाड़ कर एक एसपी को भी पेश किया, जो बौखलाहट में शुक्रिया के साथ कबूल कर लिया गया। लेकिन एसपी के चेहरे पर नदामत की हल्की सी सुर्खी दौड़ गई और वह झींप कर दूसरी तरफ देखने लगा। इसके बरखिलाफ इमरान बड़े इत्मीनान से इसे अपने दांतों में कुचल रहा था। थोड़ी देर बाद उसने कहा, इस वाक़े का तज़किरा अभी तक महदूद रहे तो बेहतर है। जाहिर है, एसपी बोला। उसने च्युइंगम को इमरान की नज़र बचाकर मेज़ की दराज में डाल दिया था। आपका क्या काम कहाँ है? उसने इमरान से पूछा। किसी होटल में ठहरा हुआ हूँ, इमरान ने जवाब दिया। एसपी ने फिर कुछ और पूछना मुनासिब ना समझा। चंद लम्हे खामोशी रही। इसके बाद एसपी बोला, आपको असिस्ट करने के लिए मैंने एक आदमी मुंतखब कर लिया। कहिए तो अभी मिला दूं? नहीं, फिलहाल ज़रूरत नहीं। आप मुझे नाम और पता लिखवा दीजिए। पता ऐसा होना चाहिए जहां उसे हर वक्त रब्ता किया जा सके। वैसे मेरी कोशिश यही रहेगी कि आप लोगों को ज़्यादा तकलीफ ना दूं। आखिरी जुमला शायद एसपी को गरां गुजरा। उसके चेहरे पर सुर्खी फैल गई, लेकिन वह कुछ बोला नहीं। इमरान थोड़ी देर तक गैर इरादी तौर पर टांगे हिलाता रहा। फिर मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ाता हुआ बोला, अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। ओह अच्छा, लेकिन अगर आज शाम का खाना आप मेरे साथ खाएं तो क्या हर्ज है? ज़रूर खाऊंगा, इमरान मुस्कुराकर बोला। मगर आज नहीं, वैसे मुझे आपके ताउन की अशद ज़रूरत होगी। हमारी तरफ से आप मुतमईन रहें। अच्छा, अब इजाज़त दीजिए। इमरान कमरे से निकल गया और एसपी बड़ी देर तक खामोश बैठा सर हिलाता रहा। फिर उसने मेज़ की दराज खोलकर इमरान की दी हुई चिंगम निकाली और इधर उधर देखकर इसे मुंह में डाल लिया। 7 बजे इमरान रोशी के फ्लैट में पहुंचा। वो शायद उसी का इंतजार कर रही थी। इमरान को देखकर उसने बुरा सा मुंह बनाया और बोली, अब आए हैं? सुबह के गए हुए। मैंने लंच पर आपका इंतजार किया। शाम को काफ़ी देर तक चाय लिए बैठी रही। मैं दूसरी रोड की एक बिल्डिंग पर तुम्हारा फ्लैट तलाश कर रहा था, इमरान ने सर खुजाते हुए जवाब दिया। दिन भर कहाँ रहे? उसी मरदूद को तलाश करता रहा जिससे अभी 2 पैकेट वसूल करने हैं। अपनी ज़िंदगी खतरे में ना डालो। मैं तुम्हें किस तरह समझाऊं? मेरा ख्याल है कि वो एबीसी होटल में ज़रूर आता होगा। बकवास नहीं करोगे तुम? रोशी उठकर उसे झिंझोड़ती हुई बोली। तुम होटल से अपना सामान क्यों नहीं लाए? सामान देखा जाएगा, चलो कहीं टहलने चलती हो। मैंने आज दरवाजे के बाहर कदम नहीं निकाला, रोशी ने कहा। क्यों? खौफ मालूम होता है? इमरान हंसने लगा। फिर उसने कहा, वो सिर्फ रात का शहजादा मालूम होता है, दिन का नहीं। कुछ भी हो, मगर रोशी कुछ कहते कहते रुक गई। उसने पलटकर खौफजदा नजरों से दरवाजे की तरफ देखा और आहिस्ता से बोली, दरवाज़ा मुकफ्फल कर दो। ओहो, बड़ी डरपोक हो तुम। इमरान फिर हंसने लगा। तुम बंद तो कर दो, फिर मैं तुम्हें एक खास बात बताऊंगी। इमरान ने दरवाज़ा बंद करके चिटखनी चढ़ा दी। रोशी ने अपने ब्लाउज के गिरेबान में हाथ डालकर एक लिफाफा निकाला और इमरान की तरफ बढ़ाती हुई बोली, आज 3 बजे एक लड़का लाया था। फिर लिफाफा चाक करने से कबल ही वो भाग गया। इमरान ने लिफाफे से खत निकाल लिया। अंग्रेजी के टाइप में तहरीर था। रोशी, तुम मुझे ना जानती होगी,
लेकिन मैं तुमसे अच्छी तरह वाकिफ हूं। अगर तुम अपनी खैरियत चाहती हो तो मुझे उसके मुत्तल्लिक सब कुछ बता दो। जो पिछली रात तुम्हारे साथ था वो कौन है, कहाँ से आया है, क्यों आया है? तुम ये सब कुछ मुझे फ़ोन पर बता सकती हो। मेरा फ़ोन नंबर 6 नॉट है। मैं तुम्हें मुआफ़ कर दूंगा। टेरर। बहुत खूब, इमरान सर हिलाकर बोला। फ़ोन पर गुफ्तगू करेगा? मगर सुनो तो, मैंने सारी टेलीफोन डायरेक्टरी छान मारी है मगर मुझे नंबर कहीं नहीं मिला। तुम्हारे पास है डायरेक्टरी? इमरान ने पूछा। नहीं, पड़ोस में है और फ़ोन भी है। ज़रा लाओ तो डायरेक्टरी, इमरान ने कहा। तुम भी साथ चलो। ओह चलो। वो दोनों दरवाज़ा खोलकर बाहर निकले। रोशी बराबर वाले फ्लैट में चली गई। इमरान बाहर उसका इंतज़ार करता रहा। शायद 5 मिनट बाद रोशी वापस आ गई। वापसी पर फिर रोशी ने बहुत एहतियात से दरवाज़ा बंद किया। डायरेक्टरी में 6 नॉट की तलाश शुरू हो गई। ये नंबर कहीं नहीं मिला। मुझे तो ये बकवास ही मालूम होती है, रोशी ने कहा। हो सकता है कि यह खत किसी और ने मुझे खौफजदा करने के लिए भेजा हो, मगर इन वाकयात से और कौन वाकिफ है? क्यों, कल जब तुम पर हमला हुआ था तो होटल में दर्जनों आदमी मौजूद थे। जाहिर है कि तुम ही मुझे अपने कांधे पर उठाकर होटल तक ले गए थे। तुम मेरे ही पास से उठकर जुए खाने में भी गए थे। इमरान खामोश रहा। वो कुछ सोच रहा था। फिर चंद लम्हे बाद उसने कहा, हम इस वक्त का खाना किसी शानदार होटल में खाएंगे। फिर वही पागलपन। नहीं, हम इस वक्त कहीं नहीं जाएंगे, रोशी ने सख्ती से कहा। तुम्हें चलना पड़ेगा, इमरान ने कहा, वरना मुझे रात भर नींद नहीं आएगी। क्यों, नींद क्यों ना आएगी? कुछ नहीं, इमरान संजीदगी से बोला। बस यही सोचकर कुड़ता रहूंगा कि तुम मेरी हो कौन, जो मेरा कहना मान लोगी। रोशी उसे गौर से देखने लगी। क्या वाकई तुम्हें इससे दुख पहुंचेगा? उसने आहिस्ता से कहा। जब मेरी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं होती तो मेरा दिल चाहता है कि खूब फूट फूट कर रहूं, इमरान ने बड़ी मासूमियत से कहा। रोशी फिर उसे गौर से देखने लगी। इमरान के चेहरे पर हमाकत फैल गई थी। अच्छा, मैं चलूंगी, रोशी ने आहिस्ता से कहा और इमरान की आंखें मसरूर बच्चों की आंखों की तरह चमकने लगी। थोड़ी देर बाद रोशी तैयार होकर निकली और इमरान को इस तरह देखने लगी जैसे हुस्न की दाद तलब कर रही हो। इमरान ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, तुमसे अच्छा मेकअप मैं कर सकता हूं। तुम? हाँ, क्यों नहीं। अच्छा फिर सही। अब हमें बाहर चलना चाहिए। तुम ख्वामखा चिढ़ाते हो, रोशी झुंझलाकर बोली। रोशी उस वक्त सचमुच बहुत हसीन नजर आ रही थी। इमरान ने नीचे उतरकर एक टैक्सी की और वो दोनों वाट मार्बल के लिए रवाना हो गए। ये यहाँ का सबसे बड़ा और शानदार होटल था। रोशी, क्यों ना मैं उसे फ़ोन करूं, इमरान बोला। मगर डायरेक्टरी में नंबर कहाँ मिला? नहीं डियर, किसी ने मजाक किया है मुझसे। मैं ऐसा नहीं समझता। तुम्हारी समझ ही कब इस काबिल है कि कुछ समझ सको? तुम्हारा ना समझना ही अच्छा है। मैं कहता हूँ तुम 6 नॉट पर डायल करो। अगर जवाब ना मिले तो अपने कान उखाड़ लेना। अरे नहीं, मेरे कान। मगर मैं कहूँगी क्या? सुनो, रास्ते में किसी पब्लिक बूथ से फ़ोन करेंगे। तुम कहना कि वो एक पागल रईसज़ादा है, कहीं बाहर से आया है, लेकिन आज एक मुश्किल में फंस गया था। रिश्वत देकर बड़ी दुश्वारियों से जान छुड़ाई। उसके पास गलती से कुछ जाली नोट आ गए हैं जिन्हें इस्तेमाल करता हुआ आज पकड़ा गया था। जाली नोट? रोशी ने घबरा कर कहा। हाँ रोशी, ये दुरुस्त है, इमरान ने दर्दनाक लहजे में कहा। आज मैं बाल बाल बचा, वरना जेल में होता। मेरे नोटों में कुछ जाली नोट मिल गए हैं। मैं नहीं जानता कि वो कहाँ से आए हैं, लेकिन वो उन्हीं पैकेटों से ताल्लुक ना रखते हो जो तुमने उसे पिछली रात छीने थे। पता नहीं, इमरान मायूसाना अंदाज में सर हिलाकर बोला। मुझसे हमाकत यह हुई कि मैंने उन नोटों को दूसरे नोटों में मिला दिया है। तुम मुझे सच क्यों नहीं बताते कि तुम कौन हो? रोश ने भिन्न आकर बोली। मैंने सब कुछ बता दिया है रोशी। यानी तुम वाकई अहमक हो? तुम बात बात पर मेरी तौहीन करती हो। इमरान बिगड़ गया। अरे नहीं नहीं, रोशी उसके सर पर हाथ फेरती हुई बोली। अच्छा, जाली नोटों का क्या मामला है? मैं तो कहता हूँ कि ये उसी लड़की की हरकत है जो मुझे रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में मिली थी। उसने असली नोटों के पैकेट गायब करके जाली नोट रख दिए, फिर मुझे एबीसी होटल में आने की दावत दी। मेरा दावा है कि वो उसी नामालूम आदमी की जंट थी। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि पिछली रात मैंने जो नोट छीने हैं वो दरअसल मैंने छीने नहीं, बल्कि वो खुद ही मेरे हवाले कर गया। जानती हो इसका क्या मतलब हुआ? यानी जो पैकेट अब भी उसके पास हैं वो असली नोटों के हैं। यानी वो फिर मुझसे असली ही नोट ले गया है और जाली मेरे सर पटक गया। अच्छा, वो नोट जो तुम जुए में हारे थे, रोशी ने पूछा। उनके बारे में भी मैं कुछ नहीं कह सकता। हो सकता है कि जाली हो, या उनमें भी एक आध पैकेट असली नोटों का चला गया हो। अब तो असली और नकली मिलजुल कर रह गए हैं। मेरी हिम्मत नहीं पड़ती कि उनमें से किसी नोट को हाथ लगाऊं। मगर उस लड़की ने तुम्हारे नोट किस तरह उड़ाए होंगे? ओह, इमरान की आवाज़ फिर दर्दनाक हो गई। मैं बड़ा बदनसीब आदमी हूँ, बल्कि अब मुझे यकीन आ गया कि अहमक भी हूँ। तुम ठीक कहती हो। हाँ, तो कल सुबह सर्दी ज़्यादा थी ना, मैंने अलेस्टर पहन रखा था और 15-20 पैकेट उसकी जेबों में ठूंस रखे थे। तुम अहमक से भी ज़्यादा कुछ मालूम होते हो, रोशी झिलाकर बोली।
नहीं सुनो तो, मैंने अपनी दानिश तुम्हें बड़ी अक्लमंदी की थी। एक बार का जिक्र है, मेरे चचा सफ़र कर रहे थे। उनके पास 15,000 रुपये थे जो उन्होंने सूटकेस में रख छोड़े थे। सूटकेस रास्ते में कहीं गायब हो गया। तब से मेरा ये मामूल है कि हमेशा सफ़र में सारी रकम अपने पास ही रखता हूँ। पहले कभी ऐसा धोखा नहीं खाया, ये पहली चोट है। लेकिन आखिर उस लड़की ने तुम पर किस तरह हाथ साफ किया था? ये मत पूछो, मैं बिल्कुल उल्लू हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम उल्लू हो, मगर मैं ज़रूर पूछूंगी। अरे उसने मुझे उल्लू बनाया था। कहने लगी, तुम्हारी शक्ल मेरे दोस्त से बहुत मिलती है जो पिछले साल एक हादसे का शिकार होकर मर गया, और मैं उसे बहुत चाहती थी। बस 15 मिनट में बेतकल्लुफ़ हो गई। मैं कुछ मुजमिल सा था। कहने लगी, क्या तुम बीमार हो? मैंने कहा, नहीं सर में दर्द हो रहा है। बोली, लाओ चंपी कर दूं। चंपी समझती हो? नहीं, मैं नहीं जानती, रोशी ने कहा। इमरान उसके सर पर चंपी करने लगा। हटो, मेरे बाल बिगाड़ रहे हो। रोशी उसका हाथ झटक कर बोली। हाँ तो वो चंपी करती रही और मैं वेटिंग रूम की आराम कुर्सी पर सो गया। फिर शायद आधे घंटे के बाद आंख खुली। वो बराबर चंपी किए जा रही थी। सच कहता हूँ, वो उस वक्त मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। मेरा दिल चाह रहा था कि वो इसी तरह सारी जिंदगी चंपी किया जाए। हाय। फिर एबीसी होटल में मिलने का वादा करके मुझसे हमेशा के लिए जुदा हो गई। इमरान की आवाज़ थर्रा गई। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वो अब रो देगा। हाय बुद्धू, तुम उसके लिए रो रहे हो जिसने तुम्हें लूट लिया? रोशी हंस पड़ी। हाय मैं रो रहा हूँ? इमरान अपने दोनों गालों पर थप्पड़ मारता हुआ बोला। नहीं, मैं गुस्से में हूँ। जहां मैं मिली उसका गला घोंट दूंगा। बस करो मेरी शेर, बस करो। रोशी उसका शाना थपकती हुई बोली। अब तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। इमरान बिगड़ गया। नहीं, मुझे तुमसे हमदर्दी है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि अगर जुए में भी तुम जाली नोट हारे हो तो अब वहां गुजारा नहीं होगा। कुछ ताजुब नहीं कि मुझे उसके लिए भी भुगतना पड़े। नहीं, तुम परवाह ना करो, तुम्हारा कोई बाल भी बीका नहीं कर सकता। मैं लाखों रुपए खर्च कर दूंगा। रोशी कुछ ना बोली, वो कुछ सोच रही थी। मेरा ख्याल है कि यहाँ एक टेलीफोन बूथ है, इमरान ने कहा और ड्राइवर से बोला, गाड़ी रोक दो। टैक्सी रुक गई। रोशी और इमरान नीचे उतर गए। बूथ खाली था। रोशी ने एक बार फिर इमरान से पूछा कि उसे क्या कहना है। इमरान ने इस सिलसिले में कुछ देर कबल कहे हुए जुमले दोहराए। रोशी फोन में सिक्का डालकर नंबर डायल करने लगी और फिर इमरान ने उसके चेहरे पर हैरत के आसार देखे। वो एक ही सांस में वो सब कुछ दोहरा गई जो इमरान ने बताया था। फिर खामोश होकर शायद दूसरी तरफ से बोलने वाले की बात सुनने लगी। देखिए, उसने थोड़ी देर बाद माउथ पीस में कहा, मुझे जो कुछ भी मालूम था मैंने बता दिया। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानती। वैसे मुझे भी इसके मुतल्लिक तशवीश है कि उसकी असलियत क्या है। बज़ाहिर बेवकूफ़ और पागल मालूम होता है। आया कहाँ से है? दूसरी तरफ से आवाज़ आई। वो कहता है कि दिलावरपुर से आया हूँ। क्या वो इस वक्त तुम्हारे पास मौजूद है? नहीं, बाहर टैक्सी में है। मैं एक पब्लिक बूथ से बोल रही हूँ। उसे बहाना करके आई हूँ कि एक सहेली तक एक पैगाम पहुँचाना है। कल रात से कबल भी उससे कभी मुलाकात हुई थी? नहीं, कभी नहीं, रोशी ने जवाब दिया। क्या उसे मेरा खत दिखाया था? नहीं। क्या दिखा दूँ? रोशी ने पूछा, लेकिन इसका जवाब न मिला। दूसरी तरफ से सिलसिला मुनक़ता कर दिया गया था। रोशी ने रिसीवर रख दिया। इमरान ने फ़ौरन इंक्वायरी के नंबर डायल किए। हेलो इंक्वायरी। हेलो, दूसरी तरफ से आवाज़ आई। अभी पब्लिक बूथ नंबर 46 से किसी के नंबर डायल किए गए थे। मैं पता चाहता हूँ। आप कौन है? मैं डीएसपी सिटी हूँ, इमरान ने कहा। ओह, शायद आपको गलत फहमी हुई है। दूसरी तरफ से आवाज़ आई। 40वें बूथ से तकरीबन आधे घंटे से कोई कॉल नहीं हुई। अच्छा, शुक्रिया। इमरान ने रिसीवर रख दिया और वो दोनों बाहर निकल आए। तुम डीएसपी सिटी हो? रोशी हंसने लगी। अगर ये ना कहता तो वो हरगिज कुछ ना बताता, इमरान ने कहा। लेकिन उसने बताया क्या? यही कि 40वें बूथ से पिछले आधे घंटे से कोई कॉल नहीं हुई। मगर रोशी, तुमने कमाल कर दिया। जो कुछ मैं कहता हूँ वही तुमने भी किया। तुम क्या जानो कि उसने क्या कहा था? तुम्हारे जवाबात से मैंने सवालों की नौयत मालूम कर ली थी। तुम तो सिर्फ औरतों के मामले में बेवकूफ़ मालूम होते हो। तुम खुद बेवकूफ़, इमरान बिगड़ कर बोला। चलो चलो, वो उसे टैक्सी की तरफ धकेलती हुई बोली। नहीं, तुम बार बार मुझे बेवकूफ़ कहकर चिढ़ा रही हो। इमरान ने बकवास को तूल नहीं दिया। वो बहुत कुछ सोचना चाहता था। उसकी आवाज़ भी अजीब थी। रोशी ने कहा, ऐसा मालूम हो रहा था जैसे कोई भूखा भेड़िया गुर्रा रहा हो। मगर ये कैसे मुमकिन है? एक्सचेंज को इसकी इतला तक न हुई। गोली मारो, हमें करना ही क्या है? इमरान ने गर्दन झटक कर कहा। मुझे तो अब उस लड़की की तलाश है जिसने मेरे नोटों में घपला किया था। नहीं इमरान, रोशी बोली, ये अजीबोगरीब इतला पुलिस के लिए काफ़ी दिलचस्प साबित होगी। कौन सी इतला? यही कि 6 नॉट को रिंग किया जाता है, बाकायदा कॉल होती है और टेलीफोन एक्सचेंज को इसकी खबर तक नहीं होती। ए रोशी, खबरदार खबरदार, किसी से इसका तज़किरा मत करना। क्या तुम सचमुच अपनी गर्दन तोड़वाना चाहती हो? अगर पुलिस तक ये खबर गई तो समझ लो कि मैं और तुम दोनों ख़त्म कर दिए जाएंगे। वो कोई मामूली चोरी या उचक्का नहीं मालूम होता। हाँ, मैंने सैकड़ों जासूसी नावल पढ़े हैं। एक नावल में पढ़ा था कि एक बहुत बड़े मुजरिम ने अपना ज़ाती टेलीफोन एक्सचेंज कायम कर रखा था और सरकारी एक्सचेंज की उसको हवा भी नहीं लगने दी थी। तो तुम अब उससे खाइफ हो गए हो?
खौफ तो नहीं हूं, मगर मैं क्या बताऊं, मैंने जासूसी नॉवल में पढ़ा था कि वो आदमी हर जगह मौजूद रहता था, जहां नाम लो वहीं धरा हुआ है। खुदा की पनाह। इमरान अपना मुंह पीटने लगा और रोशी हंसने लगी और काफी देर तक हंसती रही। फिर अचानक चौंक कर सीधी बैठ गई। वह हैरत से चारों तरफ देख रही थी। तुम होश में हो या नहीं? उसने इमरान की तरफ झुककर आहिस्ता से कहा। हम शहर में नहीं हैं। इमरान आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देखने लगा। कार हकीकतन एक तारीख सड़क पर दौड़ रही थी और दोनों तरफ दूर तक खेतों और मैदानों के सिलसिले बिखरे हुए थे। प्यारे ड्राइवर, गाड़ी रोक दो, इमरान ने ड्राइवर से कहा, लेकिन दूसरे ही लम्हे में उसे अपने पुश्त पर शीशा टूटने का छनाका सुनाई दिया और साथ ही कोई ठंडी सी चीज उसकी गर्दन से चिपक कर रह गई। खबरदार, चुपचाप बैठे रहो, उसने अपने कान के करीब ही किसी को कहते सुना। तुम्हारी गर्दन में सुराख हो जाएगा और लड़की, तुम दूसरी तरफ खिसक जाओ। टैक्सी पुराने मॉडल की थी। उसकी स्टपनी ऊपर की तरफ से खुलती थी। गालिबन शुरू ही से ये शख्स स्टपनी में छुपा हुआ था। जंगल में पहुंचकर उसने स्टपनी खोली और कार का पिछला शीशा तोड़कर रिवॉल्वर इमरान की गर्दन पर रख दिया। रोशी खौफजदा नजरों से उस चौड़े चकले हाथ को देख रही थी जिसमें रिवॉल्वर दबा हुआ था। इमरान ने जुम्बिश तक न की। वो किसी पत्थर के बुत की तरह बेसो हरकत नजर आ रहा था, हत्ता कि उसकी पलकें तक नहीं झपक रही थी। कार बदस्तूर फराटे भरती रही। रोशी पर गशी सी तारी हो रही थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कार का रुख तहे तसरा की तरफ हो। उसकी आंखें बंद होती जा रही थी। अचानक उसने एक चीख सुनी, बिल्कुल अपने कान के करीब, और बौखलाकर आंखें खोल दी। इमरान कार के अकबी शीशे के टूटने से पैदा हो जाने वाले खला से अंधेरे में घूर रहा था और रिवॉल्वर उसके हाथ में था। ड्राइवर, रोको गाड़ी, इमरान ने रिवॉल्वर उसकी तरफ करके कहा। ड्राइवर ने पलट कर देखा तक नहीं। मैं तुमसे कह रहा हूं। उसने इस बार रिवॉल्वर का दस्ता ड्राइवर के सर पर रसीद कर दिया। ड्राइवर एक गंदी सी गाली देकर पलटा, लेकिन रिवॉल्वर का रुख अपनी तरफ देखकर दम बखुद रह गया। गाड़ी रोक दो प्यारे, इमरान उसे चमकार कर बोला। तुम्हारे साथी की रीढ़ की हड्डी जरूर टूट गई होगी, क्योंकि गाड़ी की रफ्तार बहुत तेज थी। कार रुक गई। शाबाश, इमरान आहिस्ता से बोला। अब तुम्हें भैरवी सुनाऊं या दुर्गत, या जो कुछ भी इसे कहते हैं? धरपद कहते हैं शायद, लेकिन पढ़े लिखे लोग अमूमन द्रुपद कहते हैं। ड्राइवर कुछ ना बोला। वो अपने खुश घोंटों पर जुबान फेर रहा था। रोशी, इसके गले से टाई खोल लो, इमरान ने रोशी से कहा।